हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं इधर 6-7 दिन आपके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे गांव में अब थोड़ा यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो गया है और लगभग 27 तारीख तक चलेगा। तो अब वीडियो हो सकता है कि आपको 5-6-7 दिन नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। मैं फिर आपके साथ फिर से कनेक्ट होऊंगा और आज जो रिस्पायरेशन का टॉपिक है हमारा आज समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं और फिर अगला वीडियो आपको जो मिलेगा लगभग हमको लगता है 27-28 तारीख के बाद ही मिल पाएगा। तो चिंतित नहीं होना है। और हम बात करते हैं आज किसकी? रिस्पायरेशन के अंतिम क्लास की। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चर्चा है वो है अमीबा में श्वसन। क्या है? अमीबा में श्वसन। तो अमीबा की अगर बात करें बच्चों, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, यानी कहने का मतलब है कि ये यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। साथ ही साथ अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, यानी कोई भी आकार निश्चित नहीं होता। तो अमीबा का आकार क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है, यानी फिक्स शेप के अमीबा नहीं होते हैं, नहीं होता है। क्या क्लियर है? साथ ही साथ ये एक झिल्ली से घिरा हुआ, इसका जो बॉडी है वो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कितने झिल्ली से घिरा होता है? एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कितना झिल्ली से? एक झिल्ली से। तो इसका शरीर एक झिल्ली से घिरा होता है और इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला जो ब्लैक कलर का है। अब जो ये ब्लैक कलर वाला देख रहे हैं ना, ये कौन सा दिखा रहा है आपको? ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर पूरा है ये है झिल्ली। और इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? कोशिका झिल्ली से। यानी हम कह सकते हैं कि इसका शरीर एक झिल्ली से ढका होता है। एक झिल्ली से ढका होता है, ढका होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसी कोशिका झिल्ली से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा। इसी कोशिका झिल्ली से क्या होगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? इसके अंदर, इसी कोशिका झिल्ली से। और इसी कोशिका झिल्ली से CO2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी इसी कोशिका, ये जो कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये पूरा का पूरा जो कोशिका झिल्ली आप देख पा रहे हैं, तो इस कोशिका झिल्ली से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इसके अंदर आएगा। और इसी कोशिका झिल्ली से CO2 फिर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यही इसके श्वसन की प्रक्रिया है। यही इसके श्वसन की क्या है? प्रक्रिया है। तो कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 अंदर आता है और O2 अंदर आता है और CO2 क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। लिख देंगे कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर हो जाता है। CO2 क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यानी अगर बात करें कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये सूक्ष्म जीव है। क्या है? माइक्रोब्स है। अगर बात करें कि अमीबा का शरीर किससे ढका हुआ है, तो एक झिल्ली से ढका हुआ है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। और अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, यानी फिक्स निश्चित आकार नहीं होता है। और विसरण प्रक्रिया द्वारा कहाँ जाता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाएगा, यानी अमीबा के अंदर जाएगा, और विसरण प्रक्रिया द्वारा ही ये CO2 उसके शरीर से बाहर हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया अमीबा में होता है, साथ ही साथ पैरामीशियम में होता है, और साथ ही साथ प्लेनेरिया में संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इसके आकार क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसके आकार क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो यहाँ नोट डाल के हम लिख देंगे कि ये प्रक्रिया अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होगा, पैरामीशियम तथा प्लेनेरिया में होता है। क्योंकि इसके आकार क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि इसका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा है इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस से ये संभव है। अदरवाइज हमारे शरीर में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा आकार बहुत ही बड़ा है और हमारे अंदर सिर्फ एक सेल की बात नहीं है, 20 से 30 ट्रिलियन सेल की बात है। तो इतनी आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस से तो हम श्वसन नहीं कर पाएंगे। ये श्वसन सिर्फ और सिर्फ अमीबा और छोटे जीवों में ही संभव है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है। हमारे शरीर की अगर बात करें कि डिफ्यूजन से क्या संभव है, श्वसन से नहीं संभव है। आकार ही बहुत बड़ा और बहुत नंबर्स में सेल हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हमारे सेल में क्या होगा, हमारे सेल में डिफ्यूजन प्रोसेस से आपका रिस्पायरेशन हो पाएगा। तो एक बार नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बढ़े आगे, चलिए। तो अब है रिस्पायरेशन इन फिश। रिस्पायरेशन इन फिश की अगर बात करें तो कैसे होता है श्वसन, ये पूरा फिश है। तो रिस्पायरेशन अगर फिश की बात करें, इसकी किस प्रकार से श्वसन होता है फिश के अंदर, तो देखिए पानी में होता है। अगर आप पानी की बात करें तो अगर आप पानी की अगर बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो अब आप कहिएगा क्या इस O का प्रयोग क्या ऑक्सीजन में करेगा श्वसन में? इस ऑक्सीजन का प्रयोग क्या कर सकता है मछली श्वसन में? तो नहीं, हमारा उत्तर है नहीं। इस H2O के O का प्रयोग श्वसन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कंपोजिशन है किसका? पानी का, और पानी के अंदर से ऑक्सीजन तोड़ना मछली के लिए संभव नहीं है। तो अब जरा समझते हैं कैसे होता है, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलता है मछलियों को। तो वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है बच्चों, वायुमंडल का ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन में लेते हैं, वही वायुमंडलीय ऑक्सीजन पानी में घुलित होता है, पानी में घुल जाता है, पानी में घुलित होता है, घुलित होता है। यानी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वही कहाँ घुल जाएगा? पानी में घुल जाएगा। घुलित होता है, उसे घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस H2O के अंदर से इस ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में मछली नहीं करता है। वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन को उपयोग करता है। कैसे करता है? तो अगर एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन्स हैं वो इस पानी के अंदर आएंगे, कहाँ आएंगे? इस पानी के अंदर आएंगे, और पानी के अंदर आएंगे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, तो ये ऑक्सीजन कहाँ घुल जाएंगे? ये ऑक्सीजन आपके घुल जाएंगे पानी के अंदर, और इसी पानी के अंदर जब ये ऑक्सीजन घुल जाएंगे तो हम इसे कहेंगे घुलित ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? घुलित ऑक्सीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? घुलित ऑक्सीजन कहेंगे। और ये घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग ही मछली क्या करेगा?
इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग मछली श्वसन क्रिया में करेगा, यानी इस ऑक्सीजन का प्रयोग मछली द्वारा गलफड़ों से श्वसन क्रिया में उपयोग किया जाता है। तो लिख देंगे कि इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग, इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग, इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग मछलियां गलफड़ों द्वारा, गलफड़ों यानी गिल्स, गलफड़ों द्वारा इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग मछलियां गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया में करते हैं, श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं, या क्रिया श्वसन क्रिया में करते हैं, श्वसन क्रिया में करते हैं। क्या करेगा? श्वसन क्रिया में करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये मछलियां वायु को यानी जल को अंदर ले जाएगा, यानी जैसे ही जल मछलियां अपने अंदर ले जाएगा, जैसे ही जल मछलियां अपने अंदर ले जाएगा, अपने अंदर ले जाएगा, तो क्या होगा कि इसके पास एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है। क्या है? विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है, और इसका नाम है गिल्स। क्या नाम है? गिल्स या गलफड़ा। गिल्स, क्या नाम है इसका? गिल्स, गलफड़ा। तो जैसे ही ये पानी अंदर जाएगा, पानी क्या जाएगा? अंदर जाएगा, तो ये गिल्स क्या करेगा? उस पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है उसको रक्त में मिला देगा। कहाँ मिला देगा? रक्त में मिला देगा। तो जैसे ही जल मछलियां अपने अंदर ले जाएगा, तो गलफड़े द्वारा घुलित ऑक्सीजन को जल से अलग कर लिया जाएगा। घुलित ऑक्सीजन को जल से अलग कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, और उसे रक्त में मिला दिया जाएगा, और उसे रक्त में मिला दिया जाएगा, रक्त में मिला दिया जाएगा, और श्वसन क्रिया होगी। देख रहे हैं, फोटो में भी आप देख रहे होंगे कि ये क्या है? आपका गिल्स है। ये क्या है? गिल्स है आपका। ये पूरा का पूरा क्या है? गिल्स है। ये देखिए गिल्स है। अब वाटर अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? वाटर अंदर की ओर जा रहा है। अब वाटर जैसे ही अंदर जाएगा, वाटर ये अंदर जाएगा, तो ये गिल्स क्या करेगा? ये गिल्स इस वाटर में जो घुलित ऑक्सीजन है उसको अलग करके रक्त में क्या कर देगा? मिला देगा। तो रक्त में मिला देगा, और श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। तो यही काम है मछली के अंदर श्वसन का, कि पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन में करता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग क्या करता है? श्वसन में करता है। तो अगर बात करें मछलियों में श्वसन की, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग गलफड़ों द्वारा उस ऑक्सीजन को पानी से निकाल करके रक्त में मिलाने का काम होता है। यानी अगर पूरी बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन पानी में घुलित होता है, और इसी को घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है, और इसी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग मछलियां गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया में करते हैं। जैसे ही जल मछलियों को अपने अंदर ले जाएगा, गलफड़े द्वारा घुलित ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा? जल से अलग कर लिया जाएगा, उसे कहाँ मिला दिया जाएगा? रक्त में मिला दिया जाएगा, और श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। तो हमने चर्चा किया किसका? अमीबा में श्वसन सबसे पहला,
बाय डिफ्यूजन प्रोसेस और मछलियों में श्वसन बाय गिल्स। अगला हमारा चर्चा है प्लांट में रिस्पायरेशन की। किस में रिस्पायरेशन की? प्लांट में रिस्पायरेशन की। तो पौधों में श्वसन क्या होता है? जंतुओं से क्या होता है? भिन्न होता है। पौधों में श्वसन क्या होता है? जंतुओं से भिन्न होता है। देखिए कैसे होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान कम मात्रा में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? कम मात्रा में, जबकि एनिमल्स में ज़्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए हमारे अंदर एकल यूनिट द्वारा सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारे अंदर एकल यूनिट द्वारा काम होता है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे पत्ती अपने स्टोमाटा द्वारा करेगा, तना लेंटिकल्स यानी बातरंध्र द्वारा करेगा, जड़ अपने एपिडर्मिस या बालनुमा संरचना द्वारा अपना श्वसन क्रिया करेगा। लेकिन हमारे श्वसन क्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल यूनिट है कि नाक से लेंगे फेफड़े तक जाएगा और सारी क्रियाएं होगी। यह कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। पेड़ के अंदर ये धीमी प्रक्रिया श्वसन, जबकि मनुष्य के अंदर क्या है? ये तेज प्रक्रिया होती है। तो पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन क्या होता है? भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? क्योंकि इसमें कम मात्रा में गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से श्वसन करेंगे, जबकि इसके सिंगल यूनिट्स हैं जंतुओं में, और इसमें धीमी प्रक्रिया श्वसन और इसमें तेज प्रक्रिया है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, कहता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और इसी ऑक्सीजन का कुछ मात्रा पौधे अपने श्वसन में उपयोग में लाते हैं। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो अपने अंदर CO2 लेंगे। क्या लेंगे? CO2 लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, यानी ऑक्सीजन बनाएंगे। लेकिन जब पौधे श्वसन की क्रिया करेंगे, जब पौधे श्वसन की क्रिया करेंगे तो ये ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो श्वसन क्रिया में हमेशा पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है? पहले ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है? ऑक्सीजन बनाता है, और श्वसन क्रिया में इसी ऑक्सीजन का कुछ मात्रा अपने अंदर ले भी लेता है। तो यही कहा रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और इस O2 के कुछ मात्रा को पौधे श्वसन क्रिया में प्रयोग कर लेते हैं। क्या क्लियर है ये पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अलग अलग हिस्सों में पौधों में कैसे श्वसन होता है इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहला चर्चा हमारा क्या है? रूट्स की ओर, कि जो रूट्स हैं वो कैसे करेंगे। तो पेड़ की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच मौजूद ऑक्सीजन से श्वसन करती है। यानी जो जड़ है, जो इसके अंदर जड़ है, जैसे ये जड़ है, पूरा पेड़ का क्या है? ये जड़ है। तो यहाँ जो मिट्टी है, तो इस मिट्टी में जो खाली स्पेस होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन, O2 होते हैं। तो इसी ऑक्सीजन का प्रयोग जड़ अपने श्वसन में करता है। तो पेड़ की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से श्वसन करती है। अब कैसे करती है? तो इन जड़ों में भी बच्चों होता है क्या? जब जड़ आप देखिएगा किसी पेड़ का, तो पेड़ का जब जड़ देखिएगा ना, तो जब जड़ देखिएगा तो इसमें छोटे छोटे बाल जैसे संरचना होते हैं, और इसी को एपिडर्मिस कहा जाता है या बालनुमा संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालनुमा संरचना कहा जाता है। इसी बालनुमा संरचना से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? यानी इसी से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। लेकिन प्रोसेस अलग है रिस्पायरेशन में का, कि ये डिफ्यूजन से होते हैं। कैसे होते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ के मूवमेंट को बोलते हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि डिफ्यूजन क्या है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल के मूवमेंट का। तो अगर बात करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और ये बालनुमा जो संरचना है छोटे छोटे, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर से O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये जड़ के बालों के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मिट्टी में छोड़ देती है। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि जड़ के अंदर पौधों में कैसे श्वसन होता है, तो जड़ के अंदर पौधों में श्वसन होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। CO2 अंदर जाएगा और O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। क्लियर है?
अगला जो हमारा चर्चा है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ये ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं नहीं, और इन्हीं स्ट्रक्चरों से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर से O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर होगा। और किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से, डिफ्यूजन यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो ये आपका क्या है, आपका है जड़ के अंदर। अब बात करते हैं स्टेम के अंदर। तो स्टेम में आप देखते हो कि पेड़ के अंदर इस तरह से कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पेड़ के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका नाम है बातरंध्र, लेंटिसेल्स। क्या नाम है, लेंटिसेल्स, बातरंध्र। तो कहता है पेड़ की तना में मुख्य रूप से बातरंध्र नामक छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से श्वसन होता है। ये पेड़ की छाल के ऊपर उभरे हुए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे क्या है, छिद्र है। और जो गैसों का क्या करता है, विनिमय करता है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेगा, ऑक्सीजन क्या लेगा, अंदर लेगा, और CO2 को क्या कर देगा, बाहर छोड़ देगा। तो बातरंध्र के माध्यम से स्टेम के अंदर श्वसन होता है। तो आपसे पूछेगा कि तना के अंदर कैसे श्वसन होता है, तो बातरंध्र के द्वारा CO2 अंदर जाता है और बातरंध्र के द्वारा O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर होता है। अब अंतिम है पत्तियों के अंदर। तो पत्तियों में पाया जाता है छोटा छोटा छिद्र। क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और इसी स्टोमाटा के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर होता है। तो पत्तियों में स्टोमाटा यानी रंध्र नामक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों द्वारा विसरण प्रक्रिया से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 क्या हो जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग होता है। पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो CO2 अंदर लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, लेकिन जब श्वसन क्रिया करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो नीचे लिखा हुआ कि श्वसन के लिए ये भी पर्यावरण के ऑक्सीजन पर ही निर्भर रहते हैं। यानी यहाँ समझने लायक बात ये है कि प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो, प्रकाश संश्लेषण यानी दिन में, प्रकाश संश्लेषण यानी दिन में, तो ये CO2 लेता है, क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है और O2 क्या करता है, छोड़ता है। O2 क्या करता है, छोड़ता है। लेकिन जब ये श्वसन करेगा, यानी रात के दौरान, प्रायः रात के दौरान श्वसन करेगा, तो ये ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 क्या करेगा, छोड़ेगा। ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 क्या करेगा, छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा। तो श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पत्तियों में स्टोमाटा से होता है, और लिखा हुआ है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग होता है और O2 निकलती है, जो श्वसन क्रिया के क्या है, विपरीत है ना, विपरीत। देखिए विपरीत है, CO2 ग्रहण कर रहा है, यहाँ O2 ग्रहण कर रहा है, यहाँ O2 छोड़ रहा है, यहाँ CO2 छोड़ रहा है, तो विपरीत है। और श्वसन के लिए पर्यावरण के ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था बच्चों, रेस्पिरेशन टॉपिक, और हमने इसको बेहतर ढंग से ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो अब हमारी और आपकी मुलाकात कुछ दिनों बाद ही हो पाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।